नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ है आपका अपना सुरेश कुमार राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। आज के इस वीडियो में अपन 10th क्लास के या फिर अपन कह सकते हैं कि जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्य के अंदर यानी मुख्य रूप से सजीवों में ऐसे जीव जो पोषण के लिए सड़ी गली वस्तुओं अथवा मृत अवशेषों के ऊपर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखिए, पोषण न्यूट्रिशन जो है उसकी बात हो रही है। तो अलग अलग तरह के स्वयपोषी हैं, मृतपोषी हैं, ठीक है, या परजीवी हैं, परपोषी हैं। इस प्रकार की अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं जीवों के अंदर। तो ऐसे जीव जो पोषण के लिए सड़ी गली वस्तुओं पर या मृत अवशेषों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनसे डायरेक्ट जो बाहर पचित भोजन है उसी को अंतर्ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीव उनमें से कौन से कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं, या मृतजीवी होते हैं, या स्वयपोषी होते हैं, या फिर परपोषी होते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मृत अवशेषों से अपना पोषण प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्वयपोषी पोषण के लिए निम्न में से क्या क्या आवश्यक है? स्वयपोषी पोषण देखिए किन के अंदर होता है? जो कुछ नील हरित शैवाल वगैरह होते हैं और इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्वयपोषी पोषण है वो पाया जाता है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल, तो पर्णहरित है वो निश्चित तौर के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, स्वयपोषी पोषण के अंदर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण है वो प्रक्रिया होती है। तो क्लोरोफिल इसके लिए मस्ट होता है। फिर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर होती है। इसके बाद में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। तो उसके अंदर H2O यानी कि वाटर और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ज़रूरी होती हैं। तो स्वयपोषी पोषण के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, सनलाइट भी होती है, H2O भी होता है, CO2 भी होती है। तो उपरोक्त सभी जो यहाँ पर पदार्थ हैं वो स्वयपोषी पोषण के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए मूलभूत रॉ मटेरियल के रूप में कार्य करते हैं यानी आवश्यक होते हैं। तो अपना आंसर यहाँ पर हो जाएगा, स्वयपोषी पोषण के लिए उपरोक्त सभी पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए क्या रहता है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि स्वयपोषी पोषण की प्रक्रिया है उसमें प्रकाश संश्लेषण में इनमें से कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो देखिए, जल का अपघटन यानी कि पानी का अपघटन, तो ये उसके लिए आवश्यक है। और पानी का अपघटन स्वयपोषी पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी जरूरी है, जल आवश्यक है और उसका अपघटन होता है। फिर बात आती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होती है कि नहीं होती है। फिर O2 मुक्त होती है कि नहीं होती है। CO2 का उपयोग होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो अपन रिएक्शन लिखते हैं उसके अंदर होता है H2O प्लस CO2, या इनको जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे कर सकते हैं अपन। CO2 यहाँ पर 6 CO2 और 12 H2O काम में आते हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शन होती है, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर होती है। और इसमें C6H12O6 ये ग्लूकोज बनती है। और साथ में क्या बनता है? O2 बनती है, ऑक्सीजन बनती है। और प्लस साथ के अंदर H2O भी रिलीज होता है, प्लस एनर्जी है वो भी निकलती है। तो देखिए इसके अंदर O2 का मुक्त होना, तो O2 बिल्कुल मुक्त होती है। इसके बाद में CO2 का उपयोग होना, तो CO2 बिल्कुल उपयोग में आती है। H2O यानी पानी का अपघटन होना, तो बिल्कुल पानी काम में आ रहा है तो उसका अपघटन होता है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? CO2 का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होना, ये श्वसन की प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने की प्रक्रिया है वो श्वसन की प्रोसेस है। श्वसन में ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री करी जाती है। जबकि यहाँ प्रकाश संश्लेषण के अंदर देखिए O2 मुक्त भी होती है, ठीक है, और CO2 का उपयोग भी होता है, पानी का अपघटन भी होता है। CO2 मुक्त यहाँ पर नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती। CO2 मुक्त कहाँ होती है? श्वसन में होती है। तो अपना यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? तो CO2 के मुक्त होने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती, जबकि CO2 यहाँ पर क्या होती है? काम में आती है, उसका उपयोग होता है। तो ये प्रश्न रह जाएगा। अब देखने में यूँ ही आसान से लगते हैं लेकिन बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार सरल क्वेश्चन है उसी के ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। अब देखिए बात करते हैं
अमीबा के अंदर कौन सी संरचना है जिसके द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होती है, यानी भोजन अंदर लिया जाता है? तो क्या मुख के द्वारा अंदर लिया जाता है, या जो खाद्य रसदानी होती है उसके द्वारा अंदर लिया जाता है, या कूटपाद के द्वारा अंदर लिया जाता है, या फिर सभी जो अंग हैं वो भोजन के अंतर्ग्रहण में प्रयुक्त होते हैं? तो अमीबा देखिए क्या होता है कि क्यों अनियमित आकृति का एक कोशी के जीव है। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई खाद्य कण है वो पास में होता है तो इसकी जो कोशिका झिल्ली है अमीबा की, वही यूँ एक कूटपाद के रूप में आगे निकलती है और निकल करके और इस भोजन के कण को क्या कर लेती है, अंदर ले लेती है। तो ये स्ट्रक्चर जो आगे बढ़ करके इस खाद्य कण को अंदर लेती है, अंतर्ग्रहण करती है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? कूटपाद कहलाती है। ठीक है, मुख जैसी स्ट्रक्चर है वो अमीबा के अंदर पाई नहीं जाती है। रसदानी है वो जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है उसको अंजाम देती है। तो कूटपाद यहाँ पर ऐसा ऑर्गन है जो अमीबा के अंदर क्या करता है? भोजन को अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया को अंजाम देता है। तो ये प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं वृक्क यानी कि किडनी। उसकी संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या उसको बोमेन संपुट कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, या न्यूरॉन कहते हैं? अब ये सीधी सी बात है कि अपन बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस हैं वो इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के पार्ट हैं, जबकि वो इकाई कौन है? नेफ्रॉन है। आंसर क्या होगा? वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन या वृकाणु बोलते हैं वो होती है। और ये बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस ये नेफ्रॉन के ही भाग हैं। बोमेन संपुट इसका आगे का यूँ इस प्रकार का फूला हुआ भाग होता है, इसको बोमेन संपुट बोलते हैं। इसके अंदर जो रक्त कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज हैं उनका जो गुच्छा पाया जाता है कोशिकाओं का, वो ग्लोमेरुलस गुच्छ कहलाता है। तो ये स्ट्रक्चर हैं और ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। अब कई बार अपन ठीक से पढ़ते नहीं हैं और ऑप्शन को गलत कर देते हैं। नेफ्रॉन और न्यूरॉन इनमें डिफरेंस नहीं करते हैं, जबकि नेफ्रॉन है वो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, वृकाणु जिसका हिंदी वर्ड है। जबकि न्यूरॉन है वो क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो यहाँ अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा, यानी कि वृकाणु हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मलेरिया का परजीवी है। तो मलेरिया का परजीवी यहाँ पर क्या लेशमानिया है? तो नहीं, लेशमानिया नहीं है। प्लाज्मोडियम, मादा एनोफ्लीज मच्छर, या फिर कोई वायरस? तो देखो मलेरिया है वो वायरस जनित रोग नहीं होकर के और क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग ही है। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। और यहाँ पर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है वो इसका परजीवी होता है। अब कई बार अपन यूँ बिल्कुल लाइटली ले लेते हैं प्रश्न को और आंसर करके आ जाते हैं मादा एनोफ्लीज मच्छर, जबकि मादा एनोफ्लीज मच्छर है वो इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के लिए वाहक का कार्य करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया के परजीवी का वाहक कौन है? तब तो मादा एनोफ्लीज मच्छर है, लेकिन मलेरिया का जो परजीवी है वो क्या है? प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर अपना आंसर बन जाएगा प्लाज्मो। चलिए आगे बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो 7वां प्रश्न है कि मुख्य रूप से मानव के अंदर अनुशिथिलन दाब। अनुशिथिलन दाब का मतलब कि जब मनुष्य के अंदर जो हृदय है वो शिथिलित हो चुका होता है, अर्थात उसके अंदर जो आलिंद और निलय हैं वो उनका यानी हृदय के अंदर का क्षेत्रफल आयतन है वो बढ़ चुका होता है। जब उसने ब्लड को पंप नहीं कर रहा होता है, जबकि ब्लड को अंदर ले रहा होता है, उस समय हृदय है वो जब शिथिलित होता है तो उस समय का दाब है वो कितना होता है? तो देखिए जो मनुष्य के अंदर मुख्य रूप से जो रुधिर वाहिकाएँ हैं उनके अंदर जो रुधिर बह रहा होता है, जब हृदय संकुचित हो चुका है उस समय या हृदय शिथिलित है उस समय, तो उन दोनों का जो प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये ब्लड प्रेशर है वो अलग अलग दो इनके अंदर क्या होते हैं? अलग अलग डाटाज होते हैं, जिसको अपन नॉर्मली बीपी के नाम से कि बीपी कितनी है कितनी नहीं है ये। तो देखिए जब हृदय शिथिलित है तो उस समय ब्लड प्रेशर है वो वाहिकाओं में कम रहेगा, और जब हृदय संकुचित हो चुका है, जब हृदय संकुचित होकर के और ब्लड को बाहर पंप कर रहा है, तो बाहर पंप करेगा तो जो रुधिर वाहिकाएँ हैं उनके अंदर ब्लड है वो अधिक प्रेशर से बढ़ेगा। तो ये हमान प्रकुंचन दाब है वो तो होता है 120 mm ऑफ Hg, और जो अनुशिथिलित दाब होता है प्रकुंचन दाब या इसको संकुचन दाब भी कहा जा सकता है, जब हृदय संकुचित होता है प्रेशर बढ़ता है उस समय,
बाहर की तरफ धकेला जाता है ब्लड को। और जब हृदय शिथिलित होता है तो जो ब्लड वेन्स हैं उनके अंदर रुधिर का दाब कम होता है, वो होता है 80 mm ऑफ Hg। तो बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और जब प्रकुंचन दाब की या आकुंचन दाब की या संकुचन दाब की बात होती है तो ये कितना होगा, 120 mm ऑफ Hg। तो ये दोनों तरह के दाब रहते हैं जो तुलनात्मक रूप से यहाँ पर क्वेश्चंस में क्लियर किए गए हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि मनुष्य के अंदर जब भी कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उस समय ब्लड का थक्का बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या आरबीसी के द्वारा, तो नहीं। आरबीसी है वो ब्लड के अंदर मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन को धारण करने वाली कोशिकाएं होती हैं और इनकी वजह से रुधिर का रंग है वो लाल होता है। डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से क्या करती हैं, इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करने का कार्य करती हैं। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा है वो रक्त के अंदर जो सभी अलग अलग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स वगैरह पाई जाती हैं उनको धारण करने वाला तरल पदार्थ है वो प्लाज्मा होता है। तो ब्लड का थक्का बनाने के अंदर जो सहायक मुख्य रूप से कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाने के अंदर सहायक होती हैं, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो पित्तरस ये कहाँ बनता है, ठीक है। तो अलग अलग पाचक एंजाइम जो होते हैं या पाचक रस होते हैं उनके अंदर पित्तरस मुख्य रूप से क्या करता है कि छोटी आंत के अंदर भोजन को पचाने का कार्य है वो करता है। तो ये पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है या फिर ये यकृत से होता है या पित्ताशय से होता है या छोटी आंत से होता है। तो देखो क्या होता है, मुख्य रूप से यकृत के अंदर तो इसका उत्सर्जन होता है यानी कि निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो श्रावण का कार्य कौन करता है, यकृत करता है, लीवर करता है। उसके बाद में यकृत से स्रावित या निर्मित कह सकते हैं वो पित्तरस कहाँ आकर के स्टोर होता है, पित्ताशय में आकर के स्टोर होता है। अब अगर अपन ने इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं होता है तो अपन डायरेक्ट बिना सोचे समझे और इसका आंसर है वो पित्ताशय करके आ जाते हैं, ठीक है, कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, पित्ताशय से स्रावित होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यकृत के अंदर ये बनेगा, यकृत से स्रावित होकर के और पित्ताशय के अंदर संग्रहित रहेगा। और उसके बाद में जब पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और जब आवश्यकता पड़ेगी तो ये पित्तरस है वो पित्ताशय से निकलकर कहाँ आता है, छोटी आंत के अंदर आता है और छोटी आंत में यानी क्षुद्रांत्र के अंदर और पाचन का कार्य करता है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। यकृत में निर्मित होगा, पित्ताशय में संग्रहित हो जाएगा और क्षुद्रांत्र में क्या करेगा, कार्य करेगा। तो पित्तरस के बारे में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से निर्मित होता है या स्रावित होता है, तो यकृत से। कहाँ संग्रहित रहता है, तो पित्ताशय में। और कहाँ वर्क करता है, इसका वर्किंग पैलेस क्या है, तो वो क्या है, छोटी आंत है, क्षुद्रांत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जिनमें से जब भी जनरल साइंस की या फिर 10th क्लास की तो मुख्य रूप से एग्जाम है ही है, तो उनके अंदर घुमा फिरा करके बार बार ये क्वेश्चन है वो पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके ये 10 प्रश्न हैं और ना सिर्फ 10 प्रश्न जबकि इन्हीं से घूम करके इनके ऑप्शंस जो हैं उनके घूम करके आने वाले लगभग 20-25 क्वेश्चन हैं वो आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से, जो आपकी तैयारी के अंदर हेल्प करेंगे छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से, और जानकारियाँ हैं वो जुड़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।